हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का भी क्लास हमारा सेकेंड ईयर से रहेगा। कोर्स 11 पर बात करेंगे। कोर्स 11 में हमारा आज का टॉपिक है पार्टनरिंग फॉर इंटरवेंशनल प्रैक्टिस। ठीक है, हस्तक्षेप प्रथाओं के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी कौन कौन सी है। ठीक है, प्रश्न आपको ये आएगा 10 नंबर में पूछेगा, हस्तक्षेप प्रथाओं के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी कौन कौन सी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दूसरी तरीके से ये प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, हस्तक्षेप की जगह वो आकलन भी कर सकता है। ठीक है, मूल्यांकन भी कर सकता है। तीन शब्द यहाँ पर आ सकते हैं, चाहे तो वो आपका आकलन आए, आकलन में, ठीक है, प्रथाओं ना पूछे, आकलन कार्यक्रम पूछे, इस तरीके से भी आपको पूछ सकता है। मूल्यांकन भी आ सकता है यहाँ पर, जैसे हस्तक्षेप कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी कौन कौन सी है, या हस्तक्षेप मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी कौन कौन सी है। ठीक है, इस तरीके से भी ये पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, लेकिन टॉपिक में यहाँ पर बोला है हस्तक्षेप प्रथाओं के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी कौन कौन सी है। देखिए दोस्तों, जब एक बच्चे के साथ हम कोई भी शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक किसी भी प्रकार की कोई योजना बनाते हैं या कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उस प्लानिंग में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे, किस किस का हम पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकता है, कि कौन कौन इम्पोर्टेंट है हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ठीक है, क्योंकि एक बच्चे के साथ साथ और किन किन लोगों की आवश्यकता है, जो हम कार्यक्रम योजना बना रहे हैं, उस कार्यक्रम योजना में किस किस को शामिल करना आवश्यक है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हस्तक्षेप प्रथाओं में यहाँ पर इसीलिए कहा गया है, प्रथाओं का मतलब हो गया यहाँ पर ऐसी बहुत सारी बच्चे से संबंधित चीजें, जैसे उसका परिवार, उसकी रीति रिवाज, ठीक है, उसके परिवार के सदस्य, उसके अभिभावक, माता पिता, ठीक है, और उससे संबंधित सभी क्रियाएं और गतिविधि। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रथाओं का यूज किया गया है। कह रहे हैं हस्तक्षेप प्रथाओं के लिए साझेदारी में पेशेवरों और परिवारों को समझने में मददगारों की ओर से धैर्य और सहानुभूति और खुलापन होना चाहिए, यह जरूरी है। क्योंकि हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं उसमें क्या होना चाहिए, एक तो धैर्य होना चाहिए, हमारा पेशेंस बहुत जरूरी है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या फिर पेरेंट्स हो, ठीक है, या फिर कोई फैमिली मेंबर हो। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, सहानुभूति क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए दूसरे के प्रति, क्या एक ओपनली हो, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे बिहेवियर के साथ। जब हम किसी के साथ काम कर रहे हैं, उसमें इंस्ट्रक्टर होगा, स्पेशल एजुकेटर होगा, ठीक है, और भी हमारे जो स्पेशलिस्ट होंगे वो होंगे, और कौन होगा, हमारे पेरेंट्स होंगे, ठीक है, और हमारे फैमिली के और भी मेंबर्स हो सकते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले कह रहे हैं साझेदारी पेशेवरों और परिवार को समझने के लिए। पेशेवरों का मतलब हो गया जो बच्चे के साथ कार्य कर रहे हैं, यानी कि उसके टीचर्स हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर हो गया, नॉर्मल टीचर हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ठीक है, स्पीच थेरेपिस्ट या अदर, ठीक है, उनको पेशेवरों के यहाँ पर यूज किया गया उन लोगों के लिए। और एक परिवारों के बीच में क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसके लिए क्या, धैर्य और सहानुभूति बहुत ज्यादा आवश्यक है। किसी विकलांग व्यक्ति से संबंधित जानकारी को रोकने की अवधारणा को खत्म करना या परिवार के साथ विचार विमर्श करने में विवेक योजना निर्णय लेने में माता पिता की भागीदारी होना आवश्यक है। वो कह रहे हैं कि किसी भी विकलांग व्यक्ति की जो हमें जानकारी है, ठीक है, उस जानकारी को रोकने का मतलब हो गया वहां पर उसकी जो समस्याएं हो रही हैं उसके साथ जो परेशानियां हो रही हैं, उनको खत्म करने के लिए, उनको रोकने के लिए हस्तक्षेप जब किया जा रहा है, तो जो गतिविधियां चल रही हैं उनको रोककर एक अच्छी योजना प्रदान करना है। तो बच्चे से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसकी अवधारणा को खत्म करना है जो गलत उसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, और परिवार के साथ जो है उनके विचार विमर्श में विवेक यानी कि बुद्धि के साथ साथ बहुत संयम के साथ साथ हमें अपनाना है, और योजना को निर्णय लेने में क्या करना है, माता पिता की भागीदारी होना जरूरी है कि हम बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, बच्चे की क्या आवश्यकता है, क्या क्षमता है, क्या स्तर है, क्या योग्यता है, बच्चे के साथ क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ठीक है, और कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि ये सभी निर्णय लेने के लिए बच्चे के बारे में उनकी भागीदारी होना आवश्यक है। ठीक है, कह रहे हैं माता पिता पुनर्वास में सच्चे भागीदार बने। कह रहे हैं जब हम बच्चे का रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं तो उसके पुनर्वास में सच्चे भागीदारी बने, क्योंकि इसके लिए यह आवश्यक है कि पेशेवर इसे स्वीकार करें।
इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो प्रोफेसर उसके साथ काम कर रही है पूरी टीम, वो उनको ये क्या करना पड़ेगा, उनको स्वीकारना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में उनके पेरेंट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, अच्छा दूसरा है क्या जरूरी है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी कार्यक्रम योजना की जो एक टीम है, एक समूह है, ठीक है, जिसमें माता पिता भी शामिल है और भी अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं, उनको ये स्वीकारना है क्या। जैसे नंबर 1, माता पिता को योजना में शामिल होने का अधिकार है। अगर हम किसी बच्चे के साथ काम कर रहे हैं तो उनका पूरा अधिकार ये बनता है कि मेरे बच्चे के साथ क्या चल रहा है, क्या करा रहे हैं आप, कैसे करा रहे हैं, किस लिए करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं। तो उनका पूरा अधिकार है अपने बच्चे के साथ योजना में शामिल होने का, क्योंकि बच्चा उनकी अंतिम जिम्मेदारी है। जब बच्चे को सब लोग छोड़ देते हैं, विद्यालय से, किसी भी केंद्र से, किसी भी योजना अगर उनको छोड़ देती, कोई भी सेवा छोड़ देती, लेकिन उसके माता पिता उसे नहीं छोड़ते, बच्चा उनकी अंतिम जिम्मेदारी माता पिता की होती है। इसीलिए माता पिता को योजना में शामिल होने का पूरा अधिकार है। ठीक, दूसरा कह रहे हैं माता पिता को बच्चे के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सेवाओं और विकल्पों को जानने और व्यवहारिक विकल्पों को चुनने का पूरा अधिकार है। उनका मतलब ये है कि माता पिता को बच्चे के लिए उपलब्ध प्रकार की सेवाएं जो हैं, उन सेवाओं में उनको सिलेक्ट करने का भी अधिकार है कि हम बच्चे को ये फैसिलिटी दे सकते हैं या ये नहीं देना चाहते हैं या इसी को दे सकते हैं। जबरदस्ती हम किसी के साथ कोई भी हम अपना कार्यक्रम नहीं कर सकते जब तक उसके पेरेंट्स की इच्छा ना हो। और कह रहे हैं वैकल्पिक व्यवहारिक चुनने का उनको अधिकार है कि उन बच्चे के साथ क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। और कह रहे हैं परिवार के सदस्य बच्चे के पुनर्वास से अपनी भूमिका निष्ठापूर्ण पालन करते हैं। यानी कि परिवार जो है, सदस्य परिवार के साथ बच्चे के साथ जो है, उनकी जो अपनी भूमिका है निष्ठापूर्ण उसका पालन करते हैं और परिवार के सदस्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में उपस्थित होते हैं कि हम किस तरीके से सहायता उनको दे रहे हैं, उस प्रक्रिया में वो क्या कर रहे हैं, अपना पूरे निर्णय लेने की प्रक्रिया में उपस्थित होते हैं। जो एक प्रक्रिया प्रोग्राम चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, उसमें क्या करना है, उनको डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है और उसके लिए भी हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, फिर कह रहे हैं हस्तक्षेप प्रथाओं के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी किन किन लोगों की आवश्यकता है, कौन कौन सी ऐसी साझेदारी। तो 2 साझेदारी यहाँ पर महत्वपूर्ण बताई गई है। पहली है अभिभावक संघ और प्रधानाचार्य के बीच साझेदारी, दूसरी है अभिभावक संघ और विद्यार्थी के बीच की साझेदारी। अच्छा, अभिभावक संघ और प्रधानाचार्य के बीच की साझेदारी क्या कहती है, कह रहे हैं विद्यालय में प्रधानाध्यापक की केंद्रीय भूमिका होती है। सभी जानते हैं कि एक जो प्रिंसिपल होता है स्कूल का, वो क्या है, कोऑर्डिनेट करता है अपने पूरे विद्यालय के वातावरण को, कक्षा से लेकर सभी प्रकार की क्रियाओं को, प्रतिक्रियाओं को, गतिविधियों को, कार्य को, कार्यशालाओं को और वातावरण को, सबको क्या करता है, अपना नियंत्रण करता है उसको। ठीक है, और एक सुचारू रूप से संचालित करता है, उसको अच्छे से चलाता है। तो केंद्रीय क्या है कि ये जो सेंटर होता है जो सभी सेवाएं प्रदान करता है, उससे सब पता होता है कि किस कक्षा में कब क्या होना है, करना है, हो रहा है। ठीक है, कह रहे हैं वह स्कूल के दैनिक प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। कल स्कूल में जो भी दैनिक मैनेजमेंट हुआ है, ठीक है, हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार है और प्रमुख नेतृत्वकारी भूमिका निभाता है अपनी। इसलिए यह जरूरी है कि अभिभावक संघ और प्रधानाचार्य एक अच्छा कामकाजी संबंध के लिए अच्छी प्रणाली विकसित करें। वो कह रहे हैं इसीलिए यह भी जरूरी है कि अभिभावक संघ जो पेरेंट्स एसोसिएशन है वो और एक प्रिंसिपल कह रहे हैं एक अच्छे कामकाजी संबंध, जिसमें क्या है, बच्चे से संबंधित होगा, कक्षाओं से संबंधित होगा, विषय से संबंधित होगा और बच्चे के विकास से संबंधित होगा, जिसके लिए एक अच्छी प्रणाली विकसित करें छात्रों की आवश्यकता अनुसार, जिसमें क्या है, सभी सुविधाएं प्रदान करें जो माता पिता की अपेक्षा के अनुरूप हो। क्योंकि जो माता पिता अपने बच्चों से चाहते हैं, उन बच्चों की अपेक्षाओं के अनुसार प्रधानाचार्य क्या करेगा, अपने स्कूल में बहुत सारी चीजों को प्रबंधित करेगा और सुविधाएं प्रदान कर सकेगा। दूसरी भागीदारी है अभिभावक संघ और विद्यार्थियों के बीच की साझेदारी। इसमें क्या होगा, अभिभावक संघ में क्या है, एक तो टीचर है, पेरेंट्स है और स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये क्या कहती है, इसकी पार्टिसिपेट देखिए। अभिभावक संघ एक ऐसी संरचना होनी चाहिए, अभिभावक संघ की कह रहे हैं एक ऐसी संरचना होना चाहिए, ऐसे संरचित होना चाहिए जो माता पिता को उनके बच्चों के सर्वोत्तम हितों
को सुनिश्चित करने में सक्रिय रूप से समर्थन दें। उनका मतलब यह है अभिभावक संघ की संरचना एक ऐसी होनी चाहिए, इस तरीके की होनी चाहिए, जो पेरेंट्स मीटिंग है या पेरेंट्स एसोसिएशन है, ऐसा होना चाहिए जिसमें माता पिता और उनके बच्चे को लेकर सर्वोत्तम उनके हितों के अनुसार सुनिश्चित हो और सक्रिय रूप से समर्थन दे, यानी कि उनकी मदद करे सक्रिय रूप से। ठीक है, माता पिता अन्य माता पिता से मिलने और बच्चे को सीखने सिखाने के अनुभव को साझा करने के लिए अवसर को महत्व देते हैं। वो कह रहे हैं कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन में उनकी भागीदारी में क्या होता है, जब पेरेंट टीचर एसोसिएशन में स्टूडेंट्स होते हैं और अदर पेरेंट्स होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उसमें एक दूसरे के बच्चों को देखते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को आदान प्रदान करते हैं, गतिविधियों का आदान प्रदान करते हैं, किस तरीके से बच्चे सीख रहे हैं, एक दूसरे के बच्चे के बीच तुलना करते हैं और समझते हैं कि बच्चे को क्या जरूरत है, कैसे सिखाना है, कब सिखाना है। उन सभी सीखने के अनुभवों को साझा करने के अवसर को भी महत्व दिया जाता है। यदि अभिभावक संघ पूरी तरह से सभी अभिभावकों को प्रतिनिधित्व करता है, कह रहे हैं यदि अभिभावक संघ जो है पूरी तरीके से सभी पेरेंट्स को, है ना, प्रतिनिधित्व करता है, तो अभिभावक संघ मजबूत होगा और उसकी जो नेटवर्किंग में मदद मिलेगी। इसलिए निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए। कौन कौन से प्रयास किए जाने चाहिए ताकि अभिभावक संघ मजबूत हो? तो देखिए कुछ ऐसे उन्होंने प्रयास बताए हैं पॉइंट्स में। कह रहे हैं बैठकों के लिए, बैठकों का मतलब यहाँ होंगे दोस्तों मीटिंग जो होगी, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन जो है या पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होगी स्कूल्स में, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, बैठक, यहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी कह सकते हैं हम, मीटिंग। ठीक, मीटिंग के लिए ऐसा समय चुने जो अधिकांश अभिभावकों के लिए उपयुक्त हो, यानी कि मीटिंग का समय का मतलब हो गया एक ऐसा दिन चुने, एक ऐसा समय चुने जिससे कि अधिकांश अभिभावक जो है उसमें उपस्थित हो सके। जैसे कि संडे का दिन हो गया, सभी पेरेंट्स क्या घर पे होते हैं, एक टाइम होता है, एक निश्चित समय हो जिसमें क्या हो सभी लोग अपने अपने काम से फ्री होकर वो आ सकें। दूसरा कह रहे हैं जहां संभव हो सुनिश्चित करें कि अभिभावक संघ की बैठक हमेशा सुलभ स्थानों पर आयोजित की जाए। मतलब ऐसी जगह हो जहां पर पेरेंट्सों को ढूंढने में, पहुंचने में दिक्कत ना हो, सभी प्रकार के पेरेंट्स जा सकें, ठीक है, और अपने बच्चों को लेके जा सकें, चाहे वो स्पेशल बच्चे के पेरेंट्स हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चे के पेरेंट्स हो, ठीक है। मतलब एक ऐसा स्थान हो जहां पर बहुत आराम से सभी लोग पहुंच सकें। नेक्स्ट क्या है, विशेष रूप से स्कूल में बच्चों के कम प्रतिनिधित्व वाले माता पिता शामिल हो सकें, ये संभव है। वो कह रहे हैं कार्यक्रम योजना या पेरेंट्स टीचर जो है संघ है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जब हो तो ये संभव हो, ये मतलब कोशिश ये करें कि जो बच्चे के हित में नहीं बोलते हैं, जो पेरेंट्स बच्चों के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, संभव ये हो, कोशिश ये करें कि वे सभी पेरेंट्स भी मीटिंग अटेंड कर सके। कह रहे हैं सभी अभिभावकों को बच्चे के बारे में जानने और बोलने का अवसर प्रदान किया जाए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या होना चाहिए कि जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं और बच्चे हैं, मतलब छात्र हैं और टीचर हैं, उन्हें सभी को मौका मिलना चाहिए अपने बच्चे के बारे में जानने का, सुनने का, समझने का और उनके लिए बोलने का भी अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे के बारे में समझ सकें, ठीक है, और कह सकें, चाहे वो पेरेंट से पेरेंट्स हो या पेरेंट टू टीचर हो या पेरेंट टू स्टूडेंट हो या टीचर टू स्टूडेंट हो, ठीक है, उन्हें एक अच्छा अवसर देना चाहिए जिसमें क्या अपने बच्चे को जाने और उसके बारे में वो बोल सकें। फिर कह रहे हैं सभी माता पिता अन्य माता पिता के शुभ चिंतक के रूप में सहयोग करें, ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग का ऐसा एनवायरनमेंट हो जिसमें क्या है पेरेंट टू पेरेंट का एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है, हमें ऐसा एनवायरनमेंट वहां पर क्रिएट करना है। नेक्स्ट कह रहे हैं विभिन्न प्रकार के समुदाय से आए अभिभावकों को एक दूसरे की संस्कृति को स्वीकार किया जाए। कह रहे हैं पेरेंट्स मीटिंग में ये भी होना जरूरी है कि अलग अलग कम्युनिटी से लोग आते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, तो क्या वो सभी एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और उनका जो कल्चरल है उनको भी एक्सेप्ट करें ताकि बच्चे एक दूसरे की संस्कृति को जाने, समझे और उनका सम्मान करें। नेक्स्ट कहने हैं संघ में सभी माता पिता अपने एक
दूसरे के बच्चों के बीच एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। मतलब मीटिंग में क्या होगा, संघ में क्या होगा, जो माता पिता हैं या बच्चे हैं वे दूसरे बच्चों को देखकर क्या करें, उनको उनके बारे में एक पॉजिटिव थिंकिंग बनाए अपने अंदर, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए, चाहे वो बच्चा किसी भी स्तर का हो, समझ रहे हैं, स्तर का हो, स्वभाव का हो, भाव का हो, या चाहे वो सक्षम हो, असक्षम हो, सामान्य हो या विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो, सबके लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। ये सभी चीजें जरूरी हैं साझेदारी की। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका 10 नंबर का हो गया। एग्जाम में आप इसको हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, 250 शब्दों में करना है। बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको, कुछ पूछना है, कुछ गलत लग रहा है, हाँ कुछ लोगों का ये कहना है मैम ओल्ड प्लेलिस्ट, वही जो मैंने आपकी फर्स्ट ईयर की या सेकेंड ईयर की जो प्लेलिस्ट बना रखी है अभी तक लीड नहीं करी है, क्योंकि पहले जो आपका एग्जाम पेपर पैटर्न होगा वह चेंज नहीं होगा, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि आपको कैसे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और जो मतलब जो अभी जो फाइनल एग्जाम जब होंगे आपके, उससे पहले मैं आपको प्रिपरेशन कराना स्टार्ट कर दूंगी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, या फिर हमारी जो रेगुलर क्लासेस होंगी क्वेश्चंस की, क्वेश्चन आंसर्स की, वो मैं स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन अगर आपको एक सेटअप देखना है किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो आप डीएड एग्जाम प्रिपरेशन वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, सारी क्लासेस आपको 1 by 1 मिल जाएगी। बाकी कुछ अगर पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।